महाराष्ट्र में एक गांव था जहां कमला अपनी बेटी करिश्मा के साथ रहती थी। कमला काजू की खेती किया करती थी। उसके खेतों का काजू पैक होकर देश विदेशों में जाया करता था। कमला का गांव में सबसे बड़ा घर था। धन संपत्ति होने के बावजूद कमला को अपने ऊपर कोई घमंड नहीं था। वह हर साल जाड़ों में गरीबों को कपड़े दान करती थी और समय समय पर गांव में भंडारा भी करवाती रहती थी। माँ, हम इतने अमीर कैसे हुए? क्या आपको कोई सोने का खजाना मिल गया था? नहीं बेटी, तुम्हारे पिताजी और तुम्हारे दादाजी बहुत मेहनती किसान थे। उन्होंने बहुत मेहनत से काजू की खेती करके धीरे धीरे धन संपत्ति अर्जित की थी। इसीलिए हमें अपनी संपत्ति पर घमंड नहीं करना चाहिए। माँ, हम हर साल इतना सारा खाना क्यों बांटते हैं? बेटा, धन इकट्ठा करने से ज्यादा संतुष्टि उसे दान करने में मिलती है। जब तुम बड़ी हो जाओगी तब यह बात खुद ही समझ जाओगी। कमला से जलने वालों की गांव में कमी नहीं थी। गांव में बनवारी नाम का एक किसान रहता था जो अपने खेत में गन्ना उगाता था। इस बार गन्ने की फसल फिर हल्की रही है। उधर काजू की खेती देखो कितनी बढ़िया हुई है। दोनों माँ बेटी पता नहीं इतने पैसों का क्या करती हैं। तुम उनसे ईर्ष्या क्यों करते हो? अभी परसों ही पूरे गांव में भंडारा करवाया था उन्होंने। कमला अच्छी इंसान है। ये दान दया सब दिखावा है। माँ बेटी ने बहुत धन छुपा कर रखा हुआ है। उधर कमला अपनी कार से घर लौट रही थी। सड़क पर एक गड्ढा था जिसमें पानी भरा हुआ था। कार का पहिया गड्ढे में चला गया और गंदे पानी के कुछ छींटे बनवारी पर गिर गए। कमला ने तुरंत कार रोकी और बनवारी से माफी मांगी। माफ करना बनवारी भैया, मेरा गड्ढे पर ध्यान ही नहीं गया था। कोई बात नहीं। कमला जब चली गई तो बनवारी अपने दोस्त से बोला, जब तक मैं इससे बदला नहीं ले लूंगा तब तक अपने कपड़ों से ये दाग नहीं मिटाऊंगा। ये क्या बक रहे हो? उसने तुमसे माफी मांग ली है, इस तरह नाराज? तुम चुप रहो और अपने घर जाओ। बनवारी नदी पार वीराने में रहने वाले एक तांत्रिक को जानता था। वह तांत्रिक काला जादू करता था। बनवारी तांत्रिक से बोला, मेरे गांव में कमला नाम की एक औरत रहती है। मुझे उसकी काजू की खेती बर्बाद करनी है। मेरा काला पानी ले जाओ। जिस खेत में छिड़क दोगे उसकी मिट्टी क्षारीय हो जाएगी और क्षार वाली मिट्टी में काजू नहीं उग पाता। बनवारी तांत्रिक का जल लेकर कमला के खेत में गया और उसने पूरे खेत में जल छिड़क दिया। अगले ही दिन तांत्रिक के जल का असर कम हुआ और काजू के पेड़ सूख कर काले हो गए। करिश्मा खेत पर गई तो उसने पेड़ों को देखा। उसने सारी बात जाकर अपनी माँ को बताई। पेड़ कैसे सूख सकते हैं? जरूर किसी ने मिट्टी में कुछ मिलाया होगा। कमला ने खेत पर जाकर मिट्टी की जांच की। मिट्टी में क्षार बढ़ा हुआ है। लगता है किसी ने कोई जादू किया है। हमारे इलाके में ऐसी मिट्टी कहीं नहीं पाई जाती। अब क्या होगा माँ? चिंता मत करो बेटी, तुम्हारे पिता ने मरने से पहले खेती पर एक किताब लिखी थी। कमला ने किताब में पढ़ा कि क्षारीय मिट्टी में चंदन की लकड़ी उगाई जा सकती है। अगले ही दिन उसने अपने खेत में चंदन के पेड़ के बीज डाल दिए। कुछ महीनों बाद चंदन के पेड़ बड़े बड़े हो गए। उन्हें बेचकर कमला को काजू से भी दुगनी कमाई हुई। उसने गांव में भव्य भंडारा किया और गरीबों को जरूरत का सारा सामान बांटा। गांव के लोगों के बीच कमला की खूब वाहवाही हुई। गांव वालों के मुंह से कमला की तारीफ सुनकर बनवारी की आंखों में खून उतर आया। वह तुरंत गुस्से में तांत्रिक के पास पहुंचा और उसने तांत्रिक का गला पकड़ लिया। क्यों? तुमने तो कहा था कि तुम्हारी जल से कमला बर्बाद हो जाएगी, लेकिन वो तो और भी अमीर हो गई। मेरा गला छोड़ दो। मेरी कोई गलती नहीं है। तुमने काजू की खेती बर्बाद करानी चाहिए थी तो मैंने कर दी, लेकिन मुझे क्या पता था
कि वो खेत में चंदन के पेड़ लगा देगी और अमीर हो जाएगी। मेरे पैसे वापस करो। तांत्रिक बनवारी के पैसे वापस करने से इनकार कर देता है। दोनों में लड़ाई हो जाती है। तांत्रिक अपनी भस्म बनवारी के ऊपर डाल देता है और बनवारी जलकर राख हो जाता है। एक गांव में काशीराम और छोटेलाल नाम के दो आदमी रहते थे। दोनों का घर एक दूसरे के सामने था। काशीराम का घर बड़ा और आलीशान है और छोटेलाल का घर साधारण है। काशीराम एक अमीर हलवाई था। उसकी गांव में सबसे बड़ी मिठाई की दुकान थी, जबकि छोटेलाल एक मध्यम स्तर का किसान था। काशीराम घमंडी और ईर्ष्यालु स्वभाव का था। वह दूसरों को नीचा दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ता था। अरे छोटे लाल चपड़गंजू, ये क्या बुढ़े लोगों की तरह धोती कुर्ता पहने रहते हो? मेरी तरह पैंट शर्ट पहना करो। दुनिया सलमान खान के जमाने में आ गई है और तुम अभी तक दिलीप कुमार के जमाने में पड़े हो। मैं किसी के जमाने में नहीं जी रहा हूँ, मैं अपने जमाने में जीता हूँ। तुम्हें पैंट शर्ट पहनने में खुशी मिलती है तो तुम पहनो, मुझे तो धोती कुर्ता ज्यादा आरामदायक लगता है। अल्लाह के नाम पर कुछ दे दो बेटा, कई दिनों से भूखा हूं, गरीबों की दुआ लगेगी, भगवान तुम्हें और देगा। मुझसे बिल्कुल दूर, राम राम जपना, पराया माल अपना। मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं। छोटेलाल फकीर को अपने घर ले जाकर खाना खिलाता है। फकीर उसे बहुत दुआएं देकर जाता है। एक दिन छोटेलाल की पत्नी की तबीयत बहुत बिगड़ गई। जब वह अपनी पत्नी को डॉक्टर के पास लेकर गया तो डॉक्टर ने उसे बताया कि इलाज में 1 लाख का खर्चा आएगा। छोटेलाल ने कुछ दिन पहले ही अपनी बेटी की शादी की थी, इसलिए उसके पास रुपए नहीं थे। वो काशीराम के पास मदद के लिए पहुंचा। काशीराम, मुझे सिर्फ 1 लाख रुपए दे दो, चाहो तो मेरे खेत गिरवी रख लो। उस छोटे से खेत के लिए 1 लाख रुपए मैं नहीं दे सकता। तुम गरीबों पर बहुत दया करने वाले बनते हो ना। अब जाओ, उस फकीर से पैसे मांग लो जिसे तुमने खाना खिलाया था। छोटेलाल बेचारा रोने लगा, क्योंकि काशीराम के अलावा कोई गांव में इतना अमीर नहीं था जो उसे 1 लाख रुपए दे सके। छोटेलाल के पास अब एक ही उपाय बचा था कि वो अपना खेत जितने में भी हो सके उतने में ही बेच दे। छोटेलाल रोते हुए अपने खेत पर पहुंचा तो उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। खेत में 4-4 फुट तक इमरती लगी हुई थी। कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा? छोटेलाल ने एक इमरती खाकर देखी। ऐसी स्वादिष्ट इमरती उसने अपने जीवन में कभी नहीं खाई थी। मैं इन इमरतियों को बेच सकता हूँ, लेकिन पता नहीं लोग खाना पसंद करेंगे या नहीं। एक बार प्रयास तो करना ही चाहिए। छोटेलाल ने पूरे गांव में पोस्टर लगा दिए। पोस्टर पर लिखा है, खेत की स्वादिष्ट इमरतियां खाओ। कुछ ही दिनों में छोटेलाल के खेत पर इमरतियों का स्वाद चखने के लिए लोगों की लंबी लाइन लगने लगी। जो भी इमरतियां खाता उंगलियां चाटता रह जाता। छोटेलाल के पास जल्द ही 1 लाख रुपए इकट्ठे हो गए और उसने अपनी पत्नी का इलाज करा लिया। उधर काशीराम की दुकान पर मिठाई की बिक्री बहुत कम हो चुकी थी। दिवाली आई, लेकिन लोगों ने छोटेलाल की इमरतियां खाई और बांटी। काशीराम की दुकान से बहुत कम लोगों ने मिठाई खरीदी। काशीराम ने लोगों के मुंह से छोटेलाल की इमरती के खेत के बारे में सुना तो वह भौचक्का रह गया। इमरती का खेत? जरा मैं भी जाकर देखूं। काशीराम रात में इमरती का खेत देखने गया। उस समय खेत पर कोई नहीं था। बात तो सच है गांव वालों की, इमरती स्वादिष्ट भी बहुत है, लेकिन जब तक ये इमरती है तब तक मेरा धंधा चौपट रहेगा, इसलिए इन्हें साफ करना पड़ेगा। मेरी भूख बहुत है। काशीराम खेत की सारी इमरतियां खा गया, लेकिन अगले दिन इमरतियां दोबारा उगाईं। उधर ढेर सारी इमरतियां खाने के कारण काशीराम का पेट खराब हो गया। पेट में बड़ा दर्द हो रहा है, खाने से इमरतियां कम नहीं हुई, कुछ और उपाय करना पड़ेगा।
काशीराम अगली रात रोलर लेकर खेत पर पहुंचा और उसने रोलर से सारी इमरतियां कुचल डाली। अब आया मजा। मुझे नहीं लगता कि अब इमरतियां दोबारा उगेंगी। काशीराम खुश होकर घर लौट गया, लेकिन अगले दिन इमरतियां फिर उगाईं। ये तो हद हो गई। लगता है इन इमरतियों को नष्ट नहीं किया जा सकता, लेकिन एक उपाय है जिससे लोग इमरतियां खाने नहीं आएंगे। काशीराम एक ट्रक में ढेर सारी मधुमक्खियां भरवा कर ले आया। अब सारी इमरतियों में मधुमक्खियां लग जाएंगी और छोटे लाल का खेत बर्बाद हो जाएगा। मधुमक्खियों के डर से लोग भी यहाँ इमरतियां खाने नहीं आएंगे। काशीराम ने जैसे ही ट्रक का दरवाजा खोला, सारी मधुमक्खियां निकल पड़ी। लेकिन हवा का एक झोंका आया जिसने मधुमक्खियों की दिशा काशीराम की तरफ कर दी। सारी मधुमक्खियां काशीराम पर लिपट गईं और उसे काटने लगी। अरे मर गया रे! बचाओ, कोई बचाओ मुझे! इस तरह काशीराम अपने ही जाल में फंस गया।